नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवी, आप लोगों का जीएस गुरु। देखिए, जीएस में हमारा चल रहा है टॉपिक इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के थर्ड पार्ट की, दैट वाज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर, ये लेक्चर नंबर 3, जिसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियंस का आगमन। और आप सभी को पता है कि इंडिया में जो यूरोपियंस आए हैं वो हैं 6 कंट्रीज़ के, 6 देशों के, 6 कंपनीज के रूप में। और फर्स्ट जो आए हैं वो आप सभी को पता है कि फर्स्ट नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं पोर्तुगीज़, देन डच, और तीसरी जो पावर है वो है ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश या अंग्रेज लोग। एंड फोर्थ नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं डेनिश, फिर फ्रेंच, एंड देन फिर स्वीडिश 1731 में। तो अब इनमें हम आ चुके हैं, हमने सबसे पहले पोर्तुगीज डिस्कस किया, देन वी वर डिस्कस्ड अबाउट द डचेस, एंड द थर्ड नंबर पे जो आए हैं वो हैं आप लोगों के ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज लोग। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों का आगमन। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर हम अब हमारा फोकस होगा अंग्रेजों के ऊपर, क्योंकि 2 यूरोपियन कंपनीज और कंट्रीज का जो आगमन हुआ है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो अंग्रेजों की बात शुरू करते हैं, अंग्रेजों की कहानी शुरू करते हैं। और आप सभी को पता है कि इतिहास जो है अंग्रेजों का इंडिया के लिए देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं है ना। मतलब उन लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि काफ़ी लूट करी है इन लोगों ने इंडिया से। इंडिया के कल्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, इंडिया की सोसाइटी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, सबसे खास इंडिया के व्यापार को नुकसान पहुंचाया। मतलब आप सब यही समझें कि इंडिया को नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, कुछ अच्छे काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया है, कुछ अच्छे काम भी किए। जैसे इंडिया में रेलवेज जो आई है ना, इंडिया में अच्छे अच्छे जो पुल्स बने हैं, मजबूत जो पुल्स बनाए गए रिवर्स पर, जो कारखाने, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, साइंटिफिक एजुकेशन, ये जो चीज़ें हैं, ये जो अच्छा, और जो इंडियन समाज में, इंडियन सोसाइटी में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, जो अंधविश्वास थे, जो ऐसी परंपराएं थी जो कई हजारों वर्षों से इंडिया में चल रही थी, उन्हें फोर्सफुली ख़त्म कराया है ना। और फोर्सफुली ख़त्म कराने की जो एक्चुअल में जो पावर थी वो भी इन्हीं के पास थी, और ये लोग ही कर पाए या कर सकते थे। हो सकता है कि इंडियन रूलर्स भी इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते थे, कर पाते, जैसे कि सती प्रथा। तो मतलब इवन मुस्लिम्स भी ख़त्म नहीं कर पाए उतना फोर्सफुली, क्योंकि अगर हम बात करें तो तुगलक वंश के टाइम पर अगर देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक और उनके पहले मोहम्मद बिन तुगलक ट्राइंग टू प्रोहिबिट, है ना, और उन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार प्रोहिबिट भी किया था। बट जैसे जैसे अलग अलग रूलर्स आते और वो प्रथाएं वापस से शुरू हो जाती। इवन मुगल्स के टाइम पर भी ऐसा हुआ, अकबर ने भी ट्राई किया, है ना, लेकिन वो फिर से ट्राई शुरू हो जाता था। औरंगजेब के टाइम पर भी किया गया, बट फिर से शुरू हो जाता था। तो ये जो प्रथा थी ये पुनः शुरू हो जाती थी। बट जब ब्रिटिशर्स ने इस पर प्रतिबंध लगाया, जब इसे बैन किया, इसे प्रोहिबिट किया, देन फिर ये स्टार्ट नहीं हो पाई। कानूनी रूप से उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्लियर? तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बट पॉजिटिव इम्पैक्ट उतने ज़्यादा नहीं है जितने क्या है नेगेटिव है ना। इंडिया की जो निर्धनता आज आप लोग देख रहे हैं, इंडिया में जो निर्धनता आई है, जो पुअरिटी इंडिया में आई है, इसका बड़ा कारण है ब्रिटिशर्स का इंडिया में आगमन होना। समझ गए? और इस चीज़ को कोई झुठला नहीं सकता है ना। इंडिया काफ़ी वेलफेयर था, इंडिया में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी थी, सभी धनवान लोग थे इंडिया में। इवन मुस्लिम्स भी आए तब भी इंडिया की प्रॉस्पेरिटी ख़त्म नहीं हुई थी। इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी थी उसका बेसिकली जो कारण था वो इंडिया की ज़मीन है। समझ गए? आज भी इंडिया की जो ज़मीन है, इंडिया की जो लैंड है, जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, फर्टाइल है, उपजाऊ है। क्लियर? तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंडिया को प्रॉस्पेरियस बनाती थी। और इंडिया का जो ट्रेड था, जो व्यापार था, जो इंडिया में जो कल्चर डेवलप हुआ था, जो इंडिया का जो आर्ट था, है ना, जो वास्तुकला थी, जो शिल्पीकार थे, ये सारी चीज़ों को ना पूरी तरह से ख़त्म किया था किसने? ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ने। और जो कंपनी के जरिए ये लोग आए थे, जो प्राइवेट कंपनी थी जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्या था? टू अर्न प्रॉफिट, है ना। और अर्न प्रॉफिट करना है तो उसमें ये नहीं सोचना है कि सामने वाले का क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। अपना प्रॉफिट कैसे भी किया जाए, चाहे इंडियंस के साथ कुछ भी वो करें,
है ना। तो इस चीज़ से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, उनके कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं थे, उनके कोई नैतिक नियम नहीं थे, सिर्फ उनका एक ही टारगेट रह गया था, एक ही उनका उद्देश्य बचा था, टू अर्न प्रॉफिट। क्लियर। ये नहीं पता कैसे करना, बस करना है ना। और उसमें ये नहीं देखना है कि क्या है मोरलिटी है, क्या नैतिकता है, इन सारी चीज़ों पर से वो आप ऊपर उठ चुके थे। क्लियर। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से अंग्रेजों के इर्द गिर्द घूमती है ना। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप बात ही किसकी करते हैं, अंग्रेजों की ही तो बात करते हैं, क्योंकि बाकी जो आए हैं उन्हें तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, दबा दिया है ना। जैसे कुछ समय के लिए पोर्तुगीज उठे, डचेस उठे, फ्रेंच उठे, फ्रेंचों से इनका संघर्ष हुआ, बट इन्होंने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। इंडियन रूलर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है, दबा दिया है, सभी के रिवोल्ट्स को कंट्रोल कर लिया है। बहुत ही फोर्सफुली और क्रूअलिटी के साथ इन्होंने इंडियंस के रिवोल्ट्स को क्या किया है, दबाया है। समझे। जैसे 1857 का जो रिवोल्ट था उसे इस तरह से दबाया गया, उसके कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो आज तक हमारे सामने नहीं आए हैं, वो आज भी दबे हुए हैं इतिहास के पन्नों में। और जब हम उन्हें सुनते हैं, जब कोई हमसे उनके बारे में जिक्र करता है, तो आज भी हमारी रूह कांप जाती है। इतनी बुरी तरह से उन्होंने उस रिवोल्ट को क्या किया था, दबाया था। इट मीन्स कि आप ये समझें कि काफी क्रूअली इन्होंने क्या किया, इंडिया पर रूल किया था। समझे। चलिए, हाँ, तो मेरा जो कहना है वो ये है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जिसके अराउंड रहती है, जिसके चारों ओर घूमती है, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, वो है आपके ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज। क्लियर। तो फोकस यहाँ पे अंग्रेजों पर है। और जस्ट लाइक मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री जो है वो किसके पीछे, आगे पीछे घूमती है, किसके अराउंड होती है, तो हम बोलते हैं मुस्लिम्स। मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री में किसका रूल हुआ है, मुस्लिम्स का रूल हुआ है। मुस्लिम कल्चर का प्रमोशन हुआ है, मुस्लिम रिलीजन का प्रमोशन हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है उसमें मुस्लिम रिलीजन की कई सारे रूल्स हैं, कई रिलीजियस रिचुअल्स हैं जिन्हें अपनाया गया था प्रशासन में। तो पूरा का पूरा जो मुस्लिम शासन है वो हमें मीडिएवल हिस्ट्री में देखने को मिलता है। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पूरी तरह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों की परंपराएं, अंग्रेजों का कल्चर हमें देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को हमको समझना है। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो सबसे पहले जो लोग आए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही आई थी, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे ज्यादा इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया के पॉलिटिकल कंडीशन पर क्या किया था, इम्पैक्ट किया था। तो भारत की राजनीति पर और भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे पहले प्रभाव ही किसका पड़ा था, सबसे पहले प्रभाव ही पड़ा था आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी का। अंग्रेजों की बात कर रहे हैं ना, ब्रिटिशर्स की, तो ये लोग इंडिया में किस रूप में आए, ये लोग कंपनी के रूप में आए। कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि उसके पहले भी एक व्यक्ति आ चुका था। इफ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पर्सन ऑफ फ्रॉम इंग्लैंड हु केम्स इन इंडिया, हु वाज जॉन मिल्टन इन 1599 जॉन मिल्टन केम्स टू इंडिया फ्रॉम अ लैंड रूट। तो वो एक जमीनी मार्ग से आया था जॉन मिल्टन। इसके अलावा एक रोल्फ फिंच नाम का व्यक्ति भी था, वो भी आया था, बट फर्स्ट पर्सन जो है वो है जॉन मिल्टन। तो यहाँ पे ना ईस्ट इंडिया, वो उसको छोड़ दें तो उसके बाद सब ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्टली हम उसको समझते हैं। भारत का जो आज का सिस्टम है, क्लियर, आज का जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, अगर उसकी बात की जाए, अगर उसको देखा जाए, तो आज का जो इंडिया का सिस्टम है वो पूरा का पूरा जो गवर्नेंस है वो रन होता है किसके अकॉर्डिंग, अंग्रेजों के सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो भारत का आज का जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में हमारा पूरा का पूरा गवर्नेंस रन करता है, इसकी प्रेरणा भी हमें कहां से मिली है, अंग्रेजों से ही मिली है। क्लियर। अब आज का जो हमारा पूरा सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हमारा गवर्नेंस रन होता है, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, क्योंकि वो सिस्टम जिसके अकॉर्डिंग आपका गवर्नेंस होता है, दैट सिस्टम इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। आपकी सरकार, आपका शासन किसके अनुसार चलता है, संविधान के अनुसार ही तो ना चलता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सिस्टम किसके अनुसार चलता है गवर्निंग का, तो आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसकी सबसे ज्यादा प्रेरणा, इसके नियमों की सबसे ज्यादा जो कंसेप्ट है, जो प्रेरणा है, जो बेस है, वो कहाँ से है, वो अंग्रेजों से ही लिया गया। अंग्रेजों के हिसाब से ही सारी चीजें हुई है, उन्हीं के सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा आज का सिस्टम हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप जो पार्लियामेंट्री सिस्टम देखते हैं, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक है, लोकशाही है ना। ये जो पूरे कंसेप्ट हैं ये कहाँ से हैं, ये ब्रिटिशर्स या ब्रिटेन से। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता है ना, ये भी वहीं का कंसेप्ट है। तो
इस तरह के कई सारे पॉलिटिकल ऐसे रूल्स हैं इंडिया में बने हुए, जो हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, ब्रिटिशर से, वहीं से सीखा है सब कुछ। क्लियर। तो आज का जो हमारा गवर्नेंस है वो पूरी जो प्रेरणा उसकी मिलती है हमें, वो कहाँ से मिली है, अंग्रेजों से मिली। आफ्टर ऑल आप लोग समझे ना, इस चीज को समझें कि अंग्रेज इंडिया में कब आए हैं। अंग्रेज इंडिया में आए हैं 1608 में, 1608 से 1947 तक, है ना। हालांकि शासन इन्होंने कब से किया, मान लो 1757, 1757 से इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन किया, शासन किया था। और फिर 1947 पे आ जाते हैं। इसके पहले क्या था, इनके पहले क्या था, इनके पहले या इंडिया में जो रूल था, जो शासन था, वो किसका शासन था, 1757। इसके पहले इंडिया में किसका शासन था, यहाँ पे बात कर लेते हैं। बिफोर 1757 इंडिया पे किसका शासन था, इंडिया पे जो शासन था वो था आपके इंडियन रूलर्स का, यानी नेटिव रूलर्स बोल सकते हैं, देसी शासकों का। मुगल सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत है ना, और सेपरेट सेपरेट रूलर्स हैं। कहीं पे कुछ किंगडम्स देखने को मिल जाती है, साउथ इंडिया में विजयनगर है, बहमनी है ना। और एंशियंट की बात करें तो भी रूलर्स का शासन था, अलग अलग किंगडम्स थे। तो बेसिकली यहाँ पे ना हम आज़ाद हुए हैं 1947, 1947 में। उसके पहले किसका शासन था, हमारी आज़ादी के पहले किसका शासन था, हमारी आज़ादी के पहले अंग्रेजों का ही तो शासन था। इसलिए जब हम आज़ाद हुए और आज़ाद जब हम हुए और जब हमने अपना संविधान बनाया, तो उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका होगा, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें हमने किससे सीखी होगी, जिनका हमारे ऊपर आज़ादी से पहले का शासन था। आप आज़ादी से लेके आज तक का जो शासन है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका देखने को मिलेगा, जिसने हमसे पहले शासन किया होगा, है ना। इस सिस्टम के पहले जो सिस्टम चल रहा होगा, उसी सिस्टम से तो सबसे ज़्यादा सीखे होंगे। कि हम इस सिस्टम से सबसे ज़्यादा सीखेंगे जो राजाओं का शासन था, इससे थोड़ी सीखेंगे, ये तो बहुत पहले की बात हो गई। और इसके तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे दिखाई दिए थे। इसलिए हमने उस सिस्टम को नहीं अपनाया जिस सिस्टम में रूलर्स रूल करते हैं, इट मीन्स की जिसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी, तानाशाही को नहीं अपनाया। हमने अंग्रेजों के शासन की कई सारी चीज़ों को अपनाया, पूरी तरह नहीं, एज इट इज़ नहीं कि जिस तरह से वो लोग रूल करते थे, पूरी तरह नहीं। कुछ चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो उन्हीं के सिस्टम के अकॉर्डिंग आज भी हमें दिखाई देती है इंडिया के इस प्रशासनिक सिस्टम में, इस प्रशासनिक पद्धति में, इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, इस गवर्नेंस में। ठीक है, चलिए आगे गौर करते हैं, आगे चर्चा बढ़ाते हैं अपनी, और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसमें हम बात करेंगे अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात की जाए तो कुछ और भी, जैसे हम बात करें इनके कारण और क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो जैसे पाकिस्तान का जो डिवीज़न किया गया, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम हमारे सामने जो खड़ी हुई है, ये भी किसने क्रिएट की है। क्लियर, पाकिस्तान प्रॉब्लम जो आई है, जो क्रिएट हुई है, इसके पीछे भी कौन थे, इसके पीछे भी ब्रिटिशर्स थे। क्लियर, अब अंग्रेजों की प्रॉब्लम के पीछे ब्रिटिशर्स कैसे थे, तो इसे इस तरह से समझें कि मुस्लिम्स के अंदर ये फीलिंग्स जनरेट करने का काम भी किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने किया था। कि आपके साथ इंडिया में भेदभाव होता है, इंडियंस या हिंदू आपके साथ भेदभाव करते हैं या अदर रिलीजन्स के साथ भेदभाव करते हैं, और धीरे धीरे जब उनके हिंदू और मुस्लिम के बीच में जब दरारें बढ़ती गई, और ये दरार बढ़ाने का काम किसने किया, अंग्रेजों ने किया। और देन फाइनली मुस्लिम्स ने डिमांड करना शुरू कर दिया अ सेपरेट नेशन फॉर देम। तो उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी कि हमें एक डिफरेंट, एक सेपरेट कंट्री चाहिए। क्लियर, चाहिए ही, और उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और ये सब कुछ करने के पीछे जो मास्टरमाइंड था, है ना, जो डिवीजन किया है इंडियन सोसाइटी का, जो पॉलिसी थी उनकी, डिवाइड एंड रूल, है ना। तो डिवाइड किसका किया है, डिवीजन किसका किया है, इंडिया की जो रिलीजियस है, इंडिया की जो सोसाइटी है उसका, हिंदू मुस्लिम का। तो ये उन्हीं का किया धरा था, और यही कारण हुआ कि पाकिस्तान सेपरेट हुआ। और पाकिस्तान के रूप में जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो कंटिन्यूअसली लगातार ये प्रॉब्लम हमारे साथ, मतलब हमारे जन्म से ही शुरू हो गई है, मतलब 1947 से ही पाकिस्तान की समस्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। और आप लोग समझ सकते हैं कि आज भी हमारे जीडीपी का कितना ज़्यादा खर्चा हमें करना पड़ता है हमारी आर्मी पर, हमारी सेना पर, और कितनी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कराना पड़ती है कश्मीर में,
और कितनी ज़्यादा सुरक्षा हमें देनी पड़ती है पाकिस्तान साइड से, क्योंकि कंटिन्यूअसली जो मिलिटेंट्स हैं, जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान की साइड से इंडिया में आते हैं। क्लियर? तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट ही किसने करी है, इसका आधार ही किसने बनाया है? ये आधार बनाया है किसने? ब्रिटिशर्स ने। अदरवाइज इंडिया के अदरवाइज जो हिंदू मुस्लिम थे वो तो ठीक से ही रह रहे थे, है ना। हालांकि प्रॉब्लम्स थी, और प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं होती है, प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती है, बट ये जो दरार बनाने का काम किया है ये अंग्रेजों ने किया। इतनी बड़ी खाई किसने बनाई? अंग्रेजों ने। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो आज भी हमें देखने को मिलती है, हालांकि हमने काफी कुछ कंट्रोल किया है, और वो है नक्सलवाद। नक्सलवाद का जन्म भी इन्हीं लोगों की पॉलिसी के कारण आया था, और उस पॉलिसी को हम बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। जो स्थायी बंदोबस्त था प्रोबेबली कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, अगर मैं सही हूं तो कॉर्नवालिस ने लेकर आया था स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, ब्रिटिश वायसराय। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ना, इट वाज द रीजन ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया। तो भारत में नक्सलवाद इस पद्धति से शुरू हुआ था। अगर ये नहीं लाता तो आज नक्सलवाद इंडिया में नहीं आया होता। तो ये सारी जो पद्धति है, जो जमींदारी व्यवस्था है, जो फ्यूडलिज्म है, ये जितनी भी सोशल जो बुराइयां हैं वो उसमें इनका ही एक कारण रहा है, समझ गए। और जब ये लोग चले गए तब भी कई वर्षों तक ये सब चलता रहा, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, जमींदारी व्यवस्था, है ना। तो ये सब के जो कारण है वो कौन थे? वो सब ब्रिटिशर्स थे। इन लोगों ने इंडिया में खुद भी लूटा और कुछ ऐसी चीजें जनरेट करी, कुछ ऐसे इंडियंस इनके साथ में हुए और उन्होंने भी इंडियंस को जो है लूटा है। ठीक है, इंडियन जो नॉर्मल लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, उनका लगातार शोषण किया है अलग अलग तरह से। जैसे किसानों का शोषण किया है खेती में, लेबर जो थे, मजदूर जो थे, उनका लगातार शोषण किया। उन्हें एकदम नॉमिनल से फेयर पर, एक सामान्य सी फीस पर, सैलरी पर उनसे इतना काम कराया गया कि ये हम सोच भी नहीं सकते इस विषय पर, समझ गए इस मामले में। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहली अगर बात की जाए कि इनके आने के, अगर हम बात करें ये लोग यहाँ इंडिया क्यों आए हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है ना, वाई दे केम इन इंडिया। तो ये तो आप लोग समझें कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ऑल द यूरोपियंस हु केम इन इंडिया ओनली फॉर ट्रेड, क्लियर, एंड द सेकेंड टारगेट इज टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। तो दो ही उद्देश्य थे, एक ट्रेड और दूसरा ईसाई धर्म का क्या करना, प्रचार करना, प्रसार करना। तो कोई तीसरा कोई बड़ा इनका कारण नहीं था कि जिस कारण ये इंडिया घूमने फिरने नहीं आए थे। ये कोई घूमने के लिए, ये कोई टूरिस्ट के रूप में इंडिया नहीं आए थे कि चलो इंडिया घूमने चलते हैं या इंडोनेशिया घूमने चलते हैं। तो इनका भी टारगेट सिंपल सा वही था, है ना। इन्होंने भी काफी जासूसी कराई थी, जैसे डचों ने जासूसी कराई थी ना, किसकी, पुर्तगालियों की, कि आखिर ये कैसे कैसे जाते हैं, किस रूट से जाते हैं, रास्ते में क्या समस्या आती है ना। ये जो आप लोग देखते हैं कार्निलियस सूट में एक जासूसी था जो पुर्तगालियों के यहाँ पे रहता था और पुर्तगाल में रहता था, और उनकी सारी जो वीकनेस थी वो सारी चीजें समझी थी उसने। एज इट इज किसने किया? एज इट इज ब्रिटिशर्स ने किया। अंग्रेज भी देखते थे, समझते थे। डचों को, पुर्तगालियों को, पुर्तगाली जहाज को उन लोगों ने लूट लिया था, और वहीं से उन्हें जानकारी पता चल गई थी, वहीं से कुछ सिक्के, कुछ ऐसी चीजें मिल गई थी इंडिया की, और जिससे उनकी इंडिया के प्रति और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ा, और ज्यादा लगाव बढ़ा। हालांकि चीजें समझ चुके थे पहले से ही। देखिए, अगर ऐसा कोई नया नहीं है, जैसे कई कहानियां बताई जाती है कि इन्हें पता चला कि ऐसा वैसा है, ये चीजें ऐसा नहीं होता है। देखिए, यूरोप में अगर पुर्तगाल डेवलप हो रहा था, अगर डच डेवलप हो रहे थे, और ये चीजें समझ में आती थी कि ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, है ना, इनकी जो डेवलपमेंट हो रहा है ये सब इंडिया के ट्रेड के कारण। और इंडिया के प्रोडक्ट्स कोई नए नहीं थे, इंडिया के प्रोडक्ट्स काफी दिनों से क्या हो रहे थे, यूरोप में पहुंच रहे थे, है ना। 15वीं शताब्दी में ये ट्रेड का जो ट्रेडिशनल रूट था वो रुक गया था, इसलिए नए रूट की जरूरत पड़ी थी। तो ये जो है, ये तो ये लोग जानते थे इंडिया काफी वेलफेयर है और ये सारी चीजें चल रही है। बट इन्हें मैप्स वगैरह मिले, कुछ ऐसी जानकारी मिली जिससे ये लोग भी इंडिया आने के लिए रेडी हो गए, समझे।
और 1599 की बात तो पता ही है, जो लैंड रूट से व्यक्ति आया था जॉन मिल्टन होप, ठीक है, उसने भी कई इंफॉर्मेशन दी, इंडिया के वेलफेयर के बारे में बताया। इंडिया के वेलफेयर के बारे में यूरोपियंस को ठीक ठाक इंफॉर्मेशन पहले से थी। कई ट्रेडर्स, कई हिस्टोरियंस इंडिया आए थे, कई विजिटर्स इंडिया आए थे यूरोप से। और एंशियंट में तो आप लोगों को पता ही है ना कि सिकंदर ने इंडिया पे अटैक किया था, मेगास्थनीज के हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं, मार्को पोलो, और ऐसे कई यूरोपियंस इंडिया आ चुके थे। दे हैव कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेलफेयर ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये कोई नई बात नहीं थी। तो इंडिया आने के पीछे का जो कारण है वो आप लोग समझ गए होंगे। द ओनली रीजन इज दैट टू ट्रेड विथ इंडिया एंड द सेकेंड वन इज टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, रीजन ऑफ अराइवल, इसमें आ जाता है आपका ट्रेड। किस चीज का ट्रेड करेंगे इंडिया में आकर? इंडिया में आकर इन्हें ट्रेड करना ही किसका है? इंडिया में आकर इन्हें ट्रेड करना है, व्यापार करना है किस चीज का? स्पाइस का। किसका? मसालों का। मसालों का व्यापार करने आए हैं, काली मिर्ची खरीदेंगे और यूरोप में जाकर बेचेंगे। क्लियर? क्योंकि उन लोगों की बड़ी डिमांड होती है काली मिर्ची की। अच्छा, हम लोग तो इतना यूज करते नहीं है काली मिर्ची, पता नहीं इन लोगों को क्या टेस्ट उसमें ज्यादा अच्छा, वैसे हालांकि टेस्टी है, पर कई लोगों को टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मुझे इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगता काली मिर्ची का, है ना। तो ये लोगों को काली मिर्ची काफी अच्छी लगती थी और उसे ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना भी कहा जाता था। ठीक है, तो काली मिर्ची काफी प्रसिद्ध थी, काफी फेमस थी। और सेकंड नंबर पे, अच्छा काली मिर्ची से भी ज्यादा ये लोग अट्रैक्ट हुए थे इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि डचों ने इंडिया की टेक्सटाइल के ऊपर नजर गड़ाई थी, ना कि इंडिया के मसालों को। मसाले ज्यादा अच्छे तो इंडोनेशिया में थे, है ना। लवंग आइलैंड या लोंग के लिए भी फेमस था, काली मिर्ची के लिए भी काफी फेमस था। तो ये लोग भी है ना, इंडिया आने से पहले कहाँ पे फोकस थे? इंडोनेशिया पर। इंडिया से ज्यादा फोकस इनका कहाँ पे? इंडोनेशिया पे था। और वो तो जब इनकी नजर इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ी तब ये इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो ये खासतौर से अपना टारगेट बनाकर इंडोनेशिया को आए थे, बट बाद में ये इंडिया पर भी आने को मजबूर हुए इंडिया की टेक्सटाइल्स को देखकर। तो यहाँ पे ना एक तो चीज हो जाती है आपकी स्पाइस, एंड सेकंड जो हो जाती है वो हो जाती है टेक्सटाइल। तो इंडिया आने का एक इम्पोर्टेंट एक मेजर जो कारण था वो था स्पाइस, एंड देन फिर टेक्सटाइल, है ना। ये चीजों के ट्रेड के लिए लोग आए हैं। और तीसरा भी एक हमें रीजन देखने को मिल सकता है, और वो होता है मार्केंडेलिज्म। क्या है? मार्केंडेलिज्म। मार्केंडेलिज्म उस समय की एक बोलते हैं ना कि हमेशा कुछ ना कुछ चीजें चलती हैं। जैसे आज के समय कोरोना चल रहा है, अभी कोरोना तो एक नेगेटिव बीमारी है, लेकिन आज के टाइम पे भी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी चलती हैं, है ना। हमेशा कुछ ना कुछ चीजें चलती होती हैं समाज में, कोई भी चीज बंद नहीं होती है। तो उस टाइम पर एक सिस्टम चलता था, उस टाइम पर एक नया कंसेप्ट आया था, दैट वाज नोन एज मार्केंडेलिज्म। मार्केंडेलिज्म जो कंसेप्ट था, इसमें जितने भी देश थे, खासतौर से यूरोप में था ये ना, बाकी एशिया वेशिया में नहीं था, यूरोप में आया था। इसमें यूरोपियन जो रूलर्स थे, यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी, वो अपने ट्रेडर्स को, अपने व्यापारियों को ये प्रेशर डाल रही थी कि भैया आपको क्या करना है, आपको गोल्ड और सिल्वर का क्रिएशन करना है, या अदर जो प्रीसियस मेटल्स हैं उन्हें अपने देश में स्टोर करना है ना। जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं उन्हें आपको यहाँ से लेकर नहीं जाना है, यहाँ पे लाना है, समझे। तो ये मार्केंडेलिज्म का कंसेप्ट चल रहा था। और दुनिया भर में आप लोगों को पता है कि गोल्ड, सिल्वर, सोना, इन सारी चीजों के लिए सबसे ज्यादा फेमस ही कौन था? इंडिया था। तो ये सोने चांदी के उद्देश्य से भी इंडिया आए थे, इन्हें सोना चांदी भी चाहिए था। तो मार्केंडेलिज्म क्योंकि चल रहा है, लोगों को सोना चांदी अपने देशों में रखना है। और तो ये भी देखिए, सोना चांदी इंडिया से इतना खाली किया गया। एक समय अगर हम बात करें बंगाल की, बंगाल इतना धनवान था, इतना सोना चांदी था, आप लोगों ने बंगाल पढ़ा ही होगा, है ना। कितना सिल्वर उन लोगों ने इकट्ठा किया हुआ था, कितना चांदी उन्हें मिला हुआ था कुछ ही सालों में। और आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी एंड बक्सर पूरा बंगाल क्या कर दिया गया? कुछ ही वर्षों में कंगाल कर दिया गया। पुअरिटी, गरीबी, भुखमरी जो है बंगाल में आ गई। और इन सभी के जो कारण थे वो कौन थे? वो थे आपके ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज, जो इतने गोरे आप लोगों को दिखाई देते हैं, इतने बेल्दी आज के समय हमें दिखाई देते हैं, इतने चमकीले दिखाई देते हैं, इतने रंग बिरंगे कपड़े और कार, मोटर, बंगले, ये सब जो इनके पास दिखाई देते हैं, इसके पीछे
हमारी मेहनत, हमारे पूर्वजों की मेहनत, हमारे पूर्वजों की वेलफेयर भी शामिल है। हालांकि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों की इंटेलेक्चुअलिटी है, उन लोगों की विद्वता है, उन लोगों की एक बहादुरी है कि उन लोगों ने इतना करेज किया और वो यहाँ तक आए और ये सब कुछ वो लेकर गए। तो इसमें ऐसा हम कुछ ज़्यादा भी ऐसा बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। जो उन्होंने किया वो उन्होंने किया, जो हमें करना वो हमने किया है। इंडिया की अगर बात करें ना, इंडिया के किसी भी देसी रूलर ने, इंडिया के किसी भी देसी शासक ने कभी भी किसी भी टेरिटरी पर हमला नहीं किया, समझे। कभी भी किसी टेरिटरी पर हमला नहीं किया है। अपने एम्पायर में ही वो क्या रहे हैं, खुश रहे हैं, समझे, अपने ही साम्राज्य में खुश रहे। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ऐसी कहानियां किससे या इतिहासकार बताते हैं कि महाराणा प्रताप को अकबर ने ऑफर किया था कि इफ यू एक्सेप्ट माई सोवर्निटी देन आई वुड गिव यू हाफ ऑफ माई एम्पायर टू यू। मतलब अगर आप मेरी सोवर्निटी को एक्सेप्ट कर लेंगे, मेरी अधीनता अगर स्वीकार कर लेंगे, तब मैं आपको मेरे मुगल साम्राज्य का आधा क्षेत्र आपको दे दूंगा, वो आधा क्षेत्र आप संभालिएगा। बट ही नेवर एक्सेप्ट हिज कंडीशंस, ही नेवर एक्सेप्ट हिज सोवर्निटी टिल हिज डेथ। क्लियर, अपनी मृत्यु तक संघर्ष किया महाराणा प्रताप ने, और उन्होंने मुगलों की सोवर्निटी को एक्सेप्ट नहीं किया किसी भी कंडीशन पर, किसी भी शर्त पर। क्लियर, और कभी किसी भी देश पर, किसी भी टेरिटरी पर इंडियन रूलर्स ने या इंडियंस ने कभी भी हमले नहीं किए हैं, समझे। हालांकि जब आप चोल डायनेस्टी पढ़ते हैं तो चोल रूलर्स ने जरूर श्रीलंका को ऑक्यूपाई किया था, श्रीलंका को अपने कंट्रोल में किया था, समझ गए, अटैक किए थे चोल वंश के समय पर। और साथ ही कई और दूसरे जो ईस्टर्न कंट्रीज थी वहां तक अपने एम्पायर को एक्सपांड किया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हमें एंशिएंट में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी फिलहाल हमें फोकस करना है किस पर, ब्रिटिशर्स पर, अंग्रेजों पर, जो आए तो थे ट्रेड करने, व्यापार करने, लेकिन फिर क्या करने लगे हैं, तो इंडिया की पॉलिटिक्स पर, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पर, इंडिया की लैंड पर, इंडिया की इकोनॉमिकल सोर्सेस पर भी इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। मतलब हर चीज पर इन्होंने क्या कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया है। और ये अपने आप को काफी सुपीरियर समझ रहे हैं, इंडियंस को काफी छोटा समझ रहे हैं और अपने आप को काफी सुपीरियर समझ रहे हैं, ठीक है। और इसी चीज का इन्होंने फायदा उठाया है, ठीक है। तो ये बात हो गई है, क्यों आए थे, कारण क्या था, वो बता दिया मैंने आप लोगों को। पहले फोकस क्या था, पहले फोकस इंडोनेशिया था, लेकिन उनकी नजर जब इंडिया के टेक्सटाइल पर पड़ी तो देन ये अट्रैक्ट हुए कि चलो मसाले तो ठीक हैं और इंडोनेशिया भी ठीक है, पर ज्यादा फोकस इन्होंने किस पर करने लग गए, ये इंडिया की ओर करने लगे। और इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इनका फोकस बढ़ गया और इसीलिए ये इंडिया भी टपक पड़े, समझे। और टपके तो टपके फिर मतलब 200 साल तक फिर ये शासन भी करने लगे, है ना। तो ये जो अंग्रेज थे ना, ये मतलब काफी स्ट्रॉन्ग लोग थे, काफी इंटेलेक्चुअल लोग थे, काफी विद्वान लोग थे। एक समय कहा जाता था इनके बारे में कि इनका सन कभी भी डूबता नहीं है। क्लियर, इनका जो सन है, इनका जो सूर्य है ब्रिटिशर्स का, कभी खत्म ही नहीं होता। क्योंकि आप ये समझे, इनका शासन मतलब कहाँ कहाँ तक था। इनका शासन अमेरिका में था, लगभग 74 आज की कंट्रीज है जहाँ पे इन लोगों ने शासन किया है। तो अमेरिका में भी शासन है, इंडिया में भी शासन है, और भी कई जगहों पर शासन है। क्लियर, तो एक जगह पर अगर सूर्य डूब रहा है तो हो सकता है कि अमेरिका में सूर्य क्या हो रहा है, उग रहा है। इसलिए कहा जाता था कि इनका सूर्य कभी डूबता नहीं है। इतने बड़े देश, इतने सारे देशों पर, अफ्रीका की कई कंट्रीज इनके कंट्रोल में थी। एक साथ इतने सारे देशों पर एडमिनिस्ट्रेशन करना, वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर आपके कम्युनिकेशन के उतने मतलब कुछ इस तरह की कोई डिवाइस ही नहीं थी, इस तरह के कोई इक्विपमेंट्स ही नहीं थे। उस टाइम पर इन लोगों ने इतना एक्यूरेटली, इतना सिस्टोमेटिकली शासन किया है, इतने अच्छे से उसे मैनेज किया है। क्लियर, जो आज के टाइम पर भी करना मुश्किल है, समझे। जब इतनी सारी चीजें हो गई हैं, उस वक्त भी हम नहीं कर पाते हैं, उस टाइम पर इन्होंने किया है। तो ये इनकी इंटेलेक्चुअलिटी है, इनकी तत्परता है, इनका एक्टिवनेस है। क्लियर, जिसके लिए ये आज भी फेमस हैं, अपनी इसी चतुराई के लिए, अपनी इसी एक्टिवनेस के लिए। क्लियर, अपनी इसी चंटता के लिए। हालांकि ये लोग अच्छे ट्रेडर्स भी माने जाते हैं, अच्छे व्यापारी भी माने जाते हैं अंग्रेज लोग। अच्छा, अगर हम बात करें ना, फ्रांस में एक योद्धा हुआ है जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट।
उसने अंग्रेजों को कहा है बनियों का देश। बनिया मतलब जो, जैसे आज इंडिया में जो होते हैं अच्छे व्यापारी माने जाते हैं वो, तो व्यापारियों के कंसेप्ट में उसने कहा, क्या कहा है कि ये जो है ये एक प्रकार से बनियों का यानी व्यापारियों का देश है, समझे। तो ये इनकी खासियत थी, ये इनके कुछ फीचर्स थे जिस कारण ये इतनी सारी चीजें एक साथ टैकल कर पाए। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे मैंने बात की आप लोगों से कि इस तरह से अंग्रेज लोगों के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई और इनका क्या पर्पस था इंडिया में, का वो बताया। चलिए, कुछ और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे ना आप लोग अब बस फोकस करेंगे किसके ऊपर, आप लोग फोकस करेंगे अब EIC के ऊपर, समझे। हमारा फोकस किस पर होगा, EIC के ऊपर। एंड यू ऑल नो दैट द फुल फॉर्म ऑफ EIC इज द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर। ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर लेते हैं, कुछ छोटी मोटी जानकारी हम ले लेते हैं किसके बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो पहला ही पॉइंट आपसे ये पूछा जाएगा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ दैट कंपनी, इस कंपनी के संस्थापक कौन थे, इस कंपनी के फाउंडर कौन थे। तो आंसर होगा जॉन बार्ट। कौन थे, जॉन बार्ट इस कंपनी के क्या थे, फाउंडर थे। हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, अगर बात की जाए तो अभी तक मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा कि ये क्वेश्चन पूछा गया हो, बट फिर भी आप लोग ध्यान रखिए, जॉन बार्ट इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। जॉन बार्ट इस कंपनी के क्या थे, फाउंडर थे, संस्थापक थे। क्लियर। ये कंपनी फाउंड कब हुई थी, इस कंपनी का फाउंडेशन कब हुआ था। दैट कंपनी वाज फाउंडेड इन 31st of December इन 1600 में ये कंपनी बनी थी। हाँ, हेडक्वार्टर बार बार बता चुका हूँ, इस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर था, इस कंपनी का हेडक्वार्टर था लंदन में। क्लियर। तो लंदन में इस कंपनी का क्या था, हेडक्वार्टर था। अगर इस कंपनी की अगर बात की जाए तो फाउंडेशन बता दिया है, हेडक्वार्टर बता दिया है। ये कंपनी का जो काम बंद कब हुआ था, ये कंपनी पूरी तरह से सीज कब हो गई थी, अगर बात की जाए तो इस कंपनी का जो विघटन हुआ था, जो पतन क्या पूरी तरह से बंद होना अगर बात की जाए, तो इसका जो ऑपरेशन है वो सीज हो गया था 1 जून 1874, 1 जून 1874 में कंपनी का कार्य बंद हो चुका था। क्लियर। ठीक है, ये बात हो गई है। और अगर हम बात करें कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन की, कंपनी के शासन की, तो देखिए कंपनी में ना दो प्रकार के बोर्ड हुआ करते थे। कंपनी में दो बोर्ड थे, यानी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ पे बता देता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को ना आप लोग इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर दें। इसमें कई सारे लोगों ने, देखिए कंपनी अकेली नहीं थी, ये कंपनी में एक व्यक्ति नहीं था, इस कंपनी में कई लोगों ने अपना पैसा लगाया हुआ था, कई सारे लोगों ने अपना शेयर लगाए हुए थे ना। ऐसे जनरली जो होता है कंपनी कई लोगों के द्वारा खोली जाती है मिलकर। तो इसमें भी दो ग्रुप थे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, सॉरी एक बोर्ड ऑफ प्रॉपर्टियर्स था और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। इट मीन्स हिंदी में बोलते हैं स्वामी मंडल और संचालक मंडल, कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टियर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एक स्वामी मंडल और एक संचालक मंडल। क्लियर, समझ गए होंगे आप लोग। तो अगर किसी ने भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वो स्वामी कहलाएगा, वो प्रॉपर्टियर कहलाएगा। बट इफ ही इन्वेस्टेड 2000 पाउंड, अगर उसने 2000 पाउंड या उससे अधिक का इन्वेस्ट किया है, देन ही कैन बी बिकेम एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तब वो कंपनी का डायरेक्टर बनने के योग्य होगा। बट ये जो प्रोसेस होगी ना, ये बाई इलेक्शन होगी। इलेक्शन के जरिए आप कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे। ऑब्वियसली जिसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट वही कंपनी का आज भी डायरेक्टर होता है। बट यहाँ पे ये कंसेप्ट था कि जिसका 2000 पाउंड से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा वही डायरेक्टर बन सकता है। और जो इलेक्शन होगा उसमें सारे के सारे प्रॉपर्टियर्स पार्टिसिपेट करते नहीं थे। जिन्होंने 500 पाउंड से ज्यादा इन्वेस्ट किया है वो ही उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। क्लियर। 2000 पाउंड वाला डायरेक्टर बन सकता था। तो एक तो हो जाता है प्रॉपर्टियर्स और एक हो जाता है डायरेक्टर। और एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसके हाथ में था, तो डायरेक्टर्स के हाथ में। प्रशासन कौन संभालता था, डायरेक्टर्स। कितने थे, 24। इस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम था 24 लोगों का, जिन्हें कहा जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हिंदी में बोला जाएगा संचालक मंडल। क्या कहा जाएगा,
संचालक मंडल। तो एक स्वामी मंडल और दूसरा संचालक मंडल। क्लियर हो गई होगी बात इतनी। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब ये कंपनी बनी थी दैट टाइम द क्वीन ऑफ ब्रिटेन, क्वीन जो थी वहां की वो थी एलिजाबेथ प्रथम। क्लियर, एलिजाबेथ टेलर या एलिजाबेथ प्रथम भी बोला जाता है। क्लियर, एंड दैट टाइम द रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। उस समय भारत में मुगल वंश के अगर रूलर की बात की जाए, अगर इंपीरियर की बात की जाए, बादशाह की बात की जाए, तो आप लोग तो टाइम देखकर बता ही देंगे, क्योंकि मुगल आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इवन एक्टिव एंड पैसिव दोनों मुगल पढ़े हैं। इट मीन्स कि ग्रेट एंड जो बाद के जो रूलर आए हैं, पास्ट रूलर्स, वो भी पढ़े हैं। तो 1600 में आप लोग बता पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है 1556 से 1605 तक रूल किया था किसने? अकबर ने। सो द आंसर वाज वेरी सिंपल कि इस समय इंडिया के जो रूलर थे, इंपीरियर थे, वो थे आपके अकबर। क्लियर। और अगर साउथ इंडिया की बात की जाए तो विजयनगर एम्पायर चल रहा था और उसका पतन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था, चल रहा है, पतन चल रहा है ना, एकदम एंड पे चल रहा है आपका विजयनगर। और विजयनगर में अब थी फोर्थ डायनेस्टी जिसका नाम था अराबिडू। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है विजयनगर में 4 वंश थे, संगम, सुलुभ, देन तुलुभ और फिर फोर्थ आता है अराबिडू। अराबिडू वंश के एक रूलर थे जिनका नाम था वेंकटपति। तो वेंकटपति राय इस समय रूल कर रहे थे अराबिडू वंश को, ठीक है, विजयनगर में। तो ये बात हो गई है। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं इसमें काफी लंबा टॉपिक होगा आपका, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिटिशर्स या अंग्रेज। तो इसे अब हम आगे की जो टाइमलाइन से आगे की जो चीजें हैं उसको कंटिन्यू करते हैं, आगे की चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और क्या चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं।